हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी जून के एग्जाम्स के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि जून का जो हमारा टाइम टेबल है, जब एग्जाम होने वाले हैं, उसका जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। 10 जून से हमारे जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हैं, ठीक है। और 21 या 22 जून तक हमारे एग्जाम्स जो हैं वो चलने वाले हैं। तो जनवरी जो है वो फिनिश हो चुका है, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है, देन प्लीज़ जल्दी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो जून के एग्जाम्स के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। आज की हमारी क्लास रहने वाली है, हम आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर के ऊपर रहेगा, ठीक है। जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 में जो 9th चैप्टर दिया हुआ है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उस चैप्टर के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आज, ताकि हमारे कुछ कंसेप्ट जो नहीं क्लियर हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो अगर क्लियर है तो उनका एक बार रिविजन हो जाए, उनकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर 1 आपका है ना, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ, और ये आपके वाटर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यूजीसी का काफी फेवरेट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन आपको कभी ना कभी है ना दो तीन शिफ्ट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यूट्रोफिकेशन, ऑलिगोट्रोफिकेशन, मेसोट्रोफिकेशन, ये सब क्या होते हैं, इन टर्म्स के मतलब आपको पता होने चाहिए। अगर मतलब पता है तो फिर वो आपको क्वेश्चन में कैसे भी फ्रेम करके पूछ सकते हैं आपसे, आपको उसका आंसर आ जाएगा अगर आपको उन टर्म्स का मतलब पता है, बेसिक पता है तो, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, यानी कि निम्न में से कौन जो आपका यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण का एक प्रभाव नहीं है। तो आपको ये जो नॉट, करेक्ट, रॉन्ग, ये जो वर्ड्स दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन के अंदर, इन पे मैं हर बार जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ तो बच्चों को बोलती हूँ कि ऐसे वर्ड्स पे आपको ज्यादा स्ट्रेस करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर ऐसे वर्ड्स को हम है ना नहीं देखते हैं, मिस आउट कर देते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता हुआ भी रहता है तो भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपसे करेक्ट पूछा है, आपसे फॉल्स पूछा है, आपको नॉट दिया है, बिना नॉट का क्वेश्चन है, जो भी है आपको ढंग से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तभी उसका सही आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूट्रोफिकेशन का कौन सा इन चारों ऑप्शन में से इफेक्ट यानी कि प्रभाव नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं पता है देन सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो, मैं समझाती हूँ यूट्रोफिकेशन होता क्या है, देन हम चलेंगे आंसर की तरफ, ठीक है। अब आपके वाटर पोल्यूशन में आपके कुछ 3 टर्म्स होती है। एक होती है आपका यूट्रोफिकेशन, एक होता है आपका मेसोट्रोफिकेशन, एक होता है आपका ऑलिगोट्रोफिकेशन, ठीक है। अब ये टर्म्स होती क्या है, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी। जब भी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनकी मात्रा जब वाटर बॉडी में बढ़ जाती है, उसका एक्सेस हो जाता है, तब पानी जो है वो गंदा हो जाता है, मैला पानी हो जाता है, ठीक है। और वो होता है यूट्रोफिकेशन, ठीक। मेसोट्रोफिकेशन क्या होता है, मेसोट्रोफिकेशन यानी कि मीडियम सिचुएशन, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले समझो ऑलिगोट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन जब पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा हो गई, जिससे क्या हो गया, पानी जो है वो गंदा हो गया। ऑलिगोट्रोफिकेशन क्या है, पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो गई। अब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तब भी है ना नुकसान करेगा वो पानी, और अगर कम हो जाएगी तब भी नुकसान करेगा वो पानी। तो अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पानी में ज्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पानी में कम हो गई उसको बोलते हैं ऑलिगोट्रोफिकेशन, ठीक है। आई होप ये दोनों कंसेप्ट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अब ना ज्यादा है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पानी में, ना ही कम है, मीडियम लेवल पे है, उसको क्या बोलेंगे, मेसोट्रोफिकेशन। हो गए तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अब आपसे पूछा है कि जब यूट्रोफिकेशन पानी में होता है तो उसका प्रभाव किस पे नहीं पड़ता है, यानी कि कौन सी चीज से वो अफेक्ट नहीं होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला क्या बोला है, अबंडेंस ऑफ जू प्लांक्टन, ठीक है, यानी कि जो आपका जू प्लांक्टन है उसकी प्रचुरता। यूट्रोफिकेशन यानी कि जहाँ पे आपके जू प्लांक्टन जो आपके है ना ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जो आपके बैक्टीरियाज रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे पानी में, वो ज्यादा रहेंगे तभी तो पानी जो है वो ज्यादा आपका गंदा हो पाएगा, मैला हो पाएगा, ठीक है। तो इससे तो अफेक्ट होगा ही होगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। किससे अफेक्ट नहीं होता है वो आपसे पूछा है, ठीक है।
फिर बोला है कि इंक्रीज है ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि यूट्रोफिकेशन से आपका बीओडी जो है वो भी इंक्रीज होता है। बिल्कुल, अगर आपका यूट्रोफिक लेवल अगर ज़्यादा है वाटर का तो उसका बीओडी जो है वो उसका लेवल भी ज़्यादा ही होगा, तो ये भी आपका अफेक्ट होता ही होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सी वाला क्या बोला है, यूट्रोफिकेशन डिक्रीजेज द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर, यानी कि यह मैले पानी की जो है ना मैलापन है उसको कम कर देता है। नहीं, ये पानी के मैलापन को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा देता है। यूट्रोफिकेशन मैंने अभी आपको बताया, पानी में यूट्रोफिक लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब पानी जितना ज़्यादा यूट्रोफिक लेवल है उतना ही ज़्यादा पानी जो है वो गंदा होगा, और जितना ज़्यादा यूट्रोफिक लेवल ज़्यादा होगा उतना ही बीओडी जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी पानी में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, पानी की टर्बिडिटी को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज दिया हुआ है, तो ये वर्ड जो है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और फर्स्ट का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप अब आपके कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन के थ्रू है ना क्लियर हो रहे होंगे। देन सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, आपको यहाँ पे कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम दिए हुए हैं, आपको पूछा है उनकी लोकेशन दी हुई है, आपको मैच करना है कि भाई कौन से नाम को कौन से लोकेशन में कहा जाता है। साइक्लोन्स को, ह्यूरिकन्स को, है ना, टाइफून्स को और विलीज को हम कहाँ पे किस नाम से जानते हैं, यूएसए में क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एशिया और इंडिया में हम किस नाम से जानते हैं इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। ठीक है, तो साइक्लोन इंडिया में तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे ये साइक्लोन आया है, वहाँ पे वो साइक्लोन आया है। ठीक है, तो साइक्लोन तो हम इंडिया में ही कहते हैं, यानी कि फर्स्ट का तो फोर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, साइक्लोन्स बोलते हैं हम इंडिया के अंदर। ठीक, अब जो ह्यूरिकन्स है, ह्यूरिकन्स हम बोलते हैं यूएसए के अंदर, है ना, यूएसए के अंदर जो आपके साइक्लोन्स आते हैं उनको ह्यूरिकन्स के नाम से जाना जाता है। तो ए आपका जो ऑप्शन बी है वो आपके फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी का फर्स्ट आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइफून्स कहाँ बोलते हैं, टाइफून्स बोलते हैं ईस्ट एशिया के अंदर, और विलीज बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है कि चक्रवात, हिरैकन, भवंडर और विलीज हम कहाँ पे बोलते हैं, तो चक्रवात तो जो है वो हम भारत के अंदर बोलते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर बोलते हैं साइक्लोन्स, ह्यूरिकन्स जो है वो हम है ना कहाँ बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं, विलीज बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, भवंडर बोलते हैं हम कहाँ पे, पूर्वी एशिया के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो आपको पूछा है। अगेन आपको यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, निट्रियस ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, ग्रीन हाउस गैस में आपका आता है ओजोन, ठीक है, एक आती है आपकी मीथेन, ठीक है, एक आती है आपकी नाइट्रोज है ना निट्रियस ऑक्साइड्स, फिर एक आती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी वाटर वेपर्स, मीथेन। ठीक है, ये जो 6 गैसेस है ये आपकी मेजरली ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। पूछा था कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ मेजर फिनोमिना इन, यानी कि जो ओजोन परत का जो क्षय होता है एक प्रमुख परिघटना है, वो जो ओजोन लेयर जो आपकी डिप्लीट होती है वो कौन सी लेयर के अंदर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। अब ये चारों पांचों जो नाम दिए हुए हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब है क्या, ये आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा वातावरण जो है उसमें काफ़ी सारी परत होती है, काफ़ी सारी लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर। ठीक है, ऐसे करके काफ़ी सारी लेयर्स होती है। तो आपसे पूछा है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीट होती है ना, जो ओजोन की परत जो हमारी डिप्लीट होती है वो कौन सी लेयर के अंदर डिप्लीट होती है, तो ओजोन अगर आपको पता है तो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर से तो ओजोन गैस का कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर लो, आपको वहाँ पे आंसर को एलिमिनेशन के थ्रू ही निकालना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एलिमिनेशन के टेक्निक से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन जो गैस होती है आपकी, ओजोन गैस जो होती है जिसको हम O3 के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो आपकी मेजरली 2 ओजोन होती है, एक होती है आपके पास में गुड ओजोन और एक होती है आपके पास में बैड ओजोन। ठीक है, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। ट्रोपोस्फेयर में होती है आपके पास में बैड ओजोन।
ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में होती है आपके पास में गुड ओजोन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इन चारों में से कौन सी लेयर के अंदर ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। तो गुड ओजोन कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन डिप्लीट हो रही है, तभी तो हमको है ना प्रॉब्लम दिख रही है कि भाई वो चीज़ है ना वहाँ पे होनी चाहिए, नहीं होगी तो इससे हमको हार्म होगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर जो है आपकी वो डिप्लीट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। समताप मंडल के अंदर जो आपकी ओजोन की परत जो है उसका क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन आपके क्लियर होने चाहिए। इन छोटे कॉन्सेप्ट से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, और बच्चे यहीं पे ही फिर फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लिथियम रिजर्वियर। किस देश में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। लिथियम रिजर्वियर कौन सी कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, अर्जेंटीना में है या फिर चाइना के अंदर है। तो चिली के अंदर, ठीक है, चिली के अंदर आपका लिथियम का रिजर्वियर सबसे ज़्यादा है, चिली कंट्री के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ डेंस स्मॉग इन विंटर सीजन इन द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि एनसीआर रीजन के अंदर जो है ना स्मॉग का जो एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा है ना भारी मात्रा में स्मॉग हो जाती है एनसीआर रीजन के अंदर, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन बोला है कि एनसीआर रीजन जो है, एनसीआर जो रीजन है हमारा, वहाँ पे है ना स्मॉग की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है विंटर सीजन में। तो ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको चूज करके बताना है। तो पहला बोला है स्टबल बर्निंग की वजह से, यानी कि खेत की ढूंढ को जब हम जलाते हैं तो उसकी वजह से होता है क्या ऐसा, या फिर बायोमास बर्निंग इन रूरल हाउस होल्ड, यानी कि ग्रामीण घरों में जैव मात्रा को जलाने की वजह से होता है क्या ऐसा। तीसरा बोला है ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन की वजह से आपकी जो स्मॉग है एनसीआर रीजन में, दिल्ली के रीजन में, वो है ना ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बढ़ती है क्या। या फिर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी कि प्रदूषकों का सीमा से परे का संचलन हम करते हैं, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स है, जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है, जब वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके उनकी जो लिमिट्स है वो एक्सीड हो जाती है, उसकी वजह से आपकी स्मॉग की जो मात्रा है वो इंक्रीज होती है क्या एनसीआर रीजन के अंदर। तो कौन सा आंसर सही है, आपके चारों ही ऑप्शन जो हैं वो सभी आपके ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। स्टेबल बर्निंग की वजह से भी आपके है ना स्मॉग की मात्रा जो है वो इंक्रीज होती है एनसीआर रीजन में, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी इंक्रीज होती है, हम बायोमास को बर्न करते हैं उसकी वजह से भी स्मॉग की मात्रा इंक्रीज होती है, और पोल्यूटेंट्स जब अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके एक्सीड हो जाते हैं उसकी वजह से भी स्मॉग की मात्रा जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन हैपन ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच कॉम्पोनेंट इन वाटर, यानी कि पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपका बीमारी है वो होती है। कैल्शियम की वजह से, मैग्नीशियम, या फिर पेस्टिसाइड, या फिर निट्रेट्स की वजह से। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो कौन से कंपोनेंट की वजह से होती है, तो वो होती है आपकी निट्रेट्स की वजह से। निट्रेट्स अगर आपके पानी में ज़्यादा हो जाती है निट्रेट की मात्रा, तो उससे क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है, नाम से पता चल रहा है ब्लू बेबी, यानी कि जहाँ पे बेबी जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है वो अगर है ना जिस ऐसे वाटर को पी लेती है जिसके अंदर निट्रेट की जो मात्रा है, नाइट्रेट्स की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जो उसका बेबी डिलीवर होता है वो फिर ब्लू कलर का होता है, तो वो आपका जो सिंड्रोम होता है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, जब पानी में है ना नाइट्रेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसको कंज्यूम करने से ब्लू बेबी सिंड्रोम की जो बीमारी है वो होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछने लगे हैं कि एयर पोल्यूशन में ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, या फिर इनका कॉज क्या है, इनके सोर्सेज क्या हैं। वाटर पोल्यूशन में निट्रेट की वजह से क्या होता है, या फिर फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, तो फ्लोराइड की वजह से आपको फ्लोरोसिस होता है। नॉकनी सिंड्रोम आपने सुना होगा, नॉकनी सिंड्रोम जो है वो आपका होता है फ्लोराइड की वजह से। कैडमियम की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि किस बीमारी जो है वो कौन से कंपोनेंट से हो रही है। अगर आप सारी भी पता नहीं रख सकते हो तो जो इम्पोर्टेंट है कि भाई जो हर बार पूछी जाती है और आपको लगता है कि भाई वो आ सकती है, एटलीस्ट उनको तो पढ़ ही लेना, ठीक है। जैसे वाटर में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, नॉकनी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ब्लैक फुट डिजीजेस जो है वो किसकी वजह से होती है, कैडमियम से क्या होता है, निट्रेट से क्या होता है, फ्लोराइड से क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है द कैगाली अमेंडमेंट
है ना, जो आपका कैगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट है वो कौन से प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है? विनय कन्वेंशन 2016 से रिलेटेड है, नगोया प्रोटोकॉल 2015 से जुड़ा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 से है, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल 2015 से है? तो कैगाली अमेंडमेंट जो है वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में आया था। ठीक है, आपकी क्या हुआ था, ये आपकी विनय कन्वेंशन हुई थी। ठीक है, विनय कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन यानी कि मीटिंग होती है। ठीक है, विनय कन्वेंशन हुई थी, उसके बाद में आपका आया इस कन्वेंशन से रिलेटेड एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। ठीक है, और फिर उस प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया जिसका नाम रखा फिर कैगाली अमेंडमेंट। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपकी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, विनय कन्वेंशन हुई, फिर आया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और फिर आया आपका कैगाली अमेंडमेंट। अब कन्वेंशन क्या होती है, प्रोटोकॉल क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है, बच्चों को इस तीनों टर्म्स में कन्फ्यूजन होता है। कन्वेंशन क्या होती है, कन्वेंशन होती है सिंपल मीटिंग, कि भाई काफ़ी सारे नेशंस जो हैं वो एक जगह पे आके मीटिंग करी, उन्होंने कुछ डिस्कशन किया है। ठीक है, ये होता है कन्वेंशन, जो कि सिंपल मीटिंग होती है। फिर आता है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल एक बाइंडिंग होता है। प्रोटोकॉल जो है वो बाइंडिंग इन नेचर होता है, यानी कि अगर कोई प्रोटोकॉल है ना निकल गया है, कोई प्रोटोकॉल अगर आ गया है तो उस प्रोटोकॉल को सभी नेशंस को फॉलो करना ही होगा। वो बाइंडिंग है, बाइंडिंग मतलब कंपलसरी है, उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मीटिंग कुछ बाइंडिंग नहीं होती है। मीटिंग भाई सब लोग आए, एक जगह बैठे, डिस्कशन शुरू किया, वो हो गई आपकी कन्वेंशन, आपकी मीटिंग। ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल क्या है, बाइंडिंग इन नेचर है, यानी कि वो कंपलसरी है, सबको उसको फॉलो करना ही होगा। उसके नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उस प्रोटोकॉल के, उसको मानने ही पड़ेंगे, वो कंपलसरी है। ठीक है, वो बाइंडिंग है। ठीक है, फिर एक होता है आपका अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। अब भाई हमको हर चीज़ के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हमको चीज़ों के अंदर बदलाव करना पड़ता है। तो अगर कोई प्रोटोकॉल आया है या फिर कुछ भी आया है तो हमको अगर उसके अंदर चेंजेस करने हैं तो हम बोलेंगे हमने अमेंडमेंट किया है। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना। ठीक है, तो सबसे पहले आया था आपके पास में विनय कन्वेंशन, यानी कि मीटिंग हुई थी। उस कन्वेंशन के लिए फिर बाद में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जहाँ पे उस मीटिंग के अंदर जो डिस्कस हुआ है उसको क्या किया गया, एक बाइंडिंग प्रोसेस बनाया गया। और बेसिकली ये जो थे वो आपकी ओजोन गैस के लिए थे। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जो आपकी ओजोन जो गैस जो है वो डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर जो आपकी डिप्लीट हो रही है, उसको है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए विनय कन्वेंशन हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया और फिर आपका कैगाली अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो भी आप एक भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब इस एक अमेंडमेंट से हमने विनय कन्वेंशन भी देख लिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी देख लिया, कैगाली अमेंडमेंट भी देख लिया। ये भी पता चल गया कि ये ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। ठीक है, तो एक चीज से जुड़ी हुई जो भी आसपास की सभी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाई लेवल लेड। लेड यानी कि उसको हम पीबी से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। हाई लेवल लेड एक्सपोजेस इन ह्यूमन थ्रू इनहेलेशन और फूड कंजम्पशन में कॉल्स, यानी कि अगर हम है ना लेड की जो मात्रा होती है, अगर हम है ना उसको ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं ह्यूमन की बॉडी में तो उससे क्या बीमारियां हो सकती है, क्या उससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है क्या, यानी कि मानसिक मंदता हो सकती है क्या, हाई बीपी हो सकता है क्या, यानी कि उच्च रक्तपात हो सकता है क्या, रक्तचाप हो सकता है क्या। ठीक है, या फिर डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार हो सकता है क्या। तो यानी कि अगर हम जो है ना लेड होता है उसकी मात्रा ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उससे क्या हो सकता है, उससे बीपी हो सकता है, उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर पड़ सकता है, या फिर उससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो अगर आप लेड की मात्रा को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो उससे आपका ये तीनों ही चीजें जो है वो होगी, आपका बीपी भी बढ़ेगा, मेंटल रिटार्डेशन भी होगा और है ना डिसऑर्डर भी होगा आपका नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही इसके सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपसे ऐसे पूछा गया है कि भाई ये जो कंपोनेंट है इससे क्या बीमारी होती है। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस कंपोनेंट से क्या बीमारी होती है, या फिर ये बीमारी कौन से कंपोनेंट से होता है। ठीक है, या फिर ये जो है ना कंपोनेंट है, ये जो हार्मफुल पोल्यूटेंट है उसका सोर्स क्या है, यानी कि वो कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में है ना पूरी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप है ना पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इट हैपन्स ड्यू टू व्हाट। ठीक है, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन वाटर की जो पीएच लेवल है, पीएच वैल्यू जो है ओशन वाटर की वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो ये किसकी वजह से होता है, लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशन वाटर, अगर ओशन वाटर में CO2 की मात्रा ज्यादा है इसकी वजह से पीएच वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है क्या, या फिर CO2 की मात्रा अगर लेस है, कम है, उसकी वजह से ऐसा होता है क्या, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है उसकी वजह से ऐसा होता है क्या, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की मात्रा अगर कम है तो उसकी वजह से
हमारा जो pH वैल्यू जो है ओशन वाटर का वो कम होता है क्या। तो pH वैल्यू होती क्या है, आपने अपनी स्कूल लाइफ में pH स्केल के बारे में तो आई होप पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये 0 to 14 आपकी पूरी pH स्केल होती है, ठीक है, जहाँ पे जो 7 होता है ये क्या होता है आपका, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 से पहले होता है आपका एसिडिक, ठीक है, एंड 7 के बाद 7 to 14 होता है आपका बेसिक। तो आपसे क्या पूछा है कि pH वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज यानी कि एसिड की मात्रा इंक्रीज हो रही है, ठीक है भाई। pH वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब एसिड की मात्रा इंक्रीज हो रही है, pH वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब बेसिक की मात्रा इंक्रीज होगी, बेस की मात्रा इंक्रीज होगी, ठीक है। आपसे पूछा है कि पानी में pH वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एसिड की मात्रा इंक्रीज हो रही है, और वो किसकी वजह से होगी, वो होगी CO2 अगर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उसकी वजह से। तो ये क्या बनाते हैं, ये आपके कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करता है CO2 पानी के साथ में मिलके, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी में जो एसिड की मात्रा है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से pH वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। समुद्र में पानी द्वारा CO2 को अधिक मात्रा में ग्रहण करने की वजह से pH वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जहाँ पे हमने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, कुछ नए क्वेश्चंस भी थे, कुछ आपके है ना PYQ के क्वेश्चंस भी थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आते थे तो आपका रिविजन हो गया होगा। अगर नहीं आते थे कुछ भी तो आप एक बार वापस से वीडियो को देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता थे उनको समझ के अपने नोट्स में एड ऑन जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे को कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।